अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम इंशाल्लाह 1.2 स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हमने पढ़ा और उसमें काफ़ी डिटेल में सारे पॉइंट्स को हमने क्लियर किया था। आज हम इंशाल्लाह 1.2 एक्सरसाइज जो क्वेश्चन नंबर 1 है हम उसको लिखेंगे और उसको हम क्लियर करेंगे। अपने सारे के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, from the following माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने दो क्वेश्चन लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 1.2 एक्सरसाइज का। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई, हमने आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि कौन सा मैट्रिक्स यूनिट है, कौन सा मैट्रिक्स रो है, कॉलम है या नल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में जो ए मैट्रिक्स है, अगर हम इसको देखें तमाम एलिमेंट्स इसके ज़ीरो हैं। आपने लास्ट टाइम इससे पहले जो वीडियो जो हमने इससे लास्ट वीडियो में हमने जो पढ़ा उसमें ये सीखा कि नल मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, रो, कॉलम, ये सारी क्या हैं, ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर शामिल है। तो यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है इसे हम क्या कहते हैं? नल मैट्रिक्स। ठीक हो गया, नल मैट्रिक्स। ये M फॉर मैट्रिक्स है, ये शॉर्टकट में लिख रहा हूँ मैं। अगर इसको देखा जाए तो इसकी रो 1 है, इसकी रो 1 है, तो 1 रो होने की वजह से हम इसे कहते हैं रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक। ठीक हो गया। अब इधर आ जाएं। अगर मैं इसको देखूँ तो यहाँ पे कॉलम 1 है C1, जबकि यहाँ पे रो एक से ज़्यादा है, तो यहाँ C1 होने की वजह से हम इसको कॉलम 1 कहेंगे। अगर यहाँ पे कॉलम 1 से ज़्यादा अगर आ जाते, तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कॉलम 1 से ज़्यादा है या रो 1 से ज़्यादा है, तो हम इसके ना कॉलम कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स, ना इसको हम कहते हैं, इस मैट्रिक्स को हम ना रो मैट्रिक्स कहेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे आ रहे हैं, इस मैट्रिक्स को देखते हैं। तो ये मैट्रिक्स एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी कि यूनिट मैट्रिक्स। इसको हम यूनिट भी कहते हैं या आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। अब इसके बाद इधर आ रहे हैं, ये एक मैट्रिक्स है जिसका एक एलिमेंट है जो कि ज़ीरो है, और इस मैट्रिक्स को भी हम नल मैट्रिक्स कहते हैं, नल मैट्रिक्स। इधर आ रहे हैं तो यहाँ पर एक कॉलम C1, तो ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। तो ये एक चंद एग्जांपल्स थी, हमने आइडेंटिफाई करना था कि कौन कौन से मैट्रिक्स रो हैं, कॉलम है और नल मैट्रिक्स है और यूनिट मैट्रिक्स। अब इसके बाद आए थे क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम दी फॉलोइंग मैट्रिसेस, इन तमाम मैट्रिक्स के अंदर ये जो मैंने नंबर लिखे हैं, इन तमाम मैट्रिक्स के अंदर आपने ये देखना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स है, कौन सा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, रो, कॉलम, आइडेंटिटी और नल मैट्रिक्स। तो ये तमाम के तमाम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं। तो यहाँ पे हम चले देखते हैं कि अगर इस मैट्रिक्स को देखा जाए तो ये क्या, इसका ऑर्डर जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 1 में अंदर हमने पढ़ा कि इसका तमाम रोज़ और कॉलम अगर इसको काउंट किया जाए तो उसका ऑर्डर बनता है 2 × 3। ठीक है, ये 2 × 3 यानी कि 2 रो हैं, 3 कॉलम हैं। अगर इनके रो कॉलम इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये एक रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पर आ जाएं, अगर हम यहाँ पर देखें ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कॉलम और रो इक्वल नहीं है, लेकिन ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के साथ साथ एक कॉलम मैट्रिक्स भी कहलाता है। वजह क्या है कि यहाँ सिर्फ एक कॉलम है, तो एक कॉलम होने की वजह से ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है और एक कॉलम होने की वजह से ये एक कॉलम मैट्रिक्स भी कहलाता है। और आप अच्छी तरीके से भी आपने देखा कि अगर कॉलम रो इक्वल ना हो तो हमेशा वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब इधर आ जाएं,
यहाँ पर इसका ऑर्डर 2 × 2 है, 2 × 2 यानी कि रो 2 आ गई, कॉलम भी 2 हो गए। अब हम इसे कहेंगे कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स, ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसके बाद इधर आ जाए, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्यों है? अभी जब आपने इससे पहले वाली वीडियो में देखा, आपने वहाँ पे पढ़ा होगा कि डायगोनल की जगह पर 1 आना ज़रूरी है। डायगोनल से ऊपर जितने भी एलिमेंट्स है 0, डायगोनल से नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं ये तमाम एलिमेंट्स 0 हैं। और अगर ये 0 हैं तो हम इसे क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसके बाद इधर आ जाएं तो इसका ऑर्डर बनता है 3/2। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक, अब यहाँ पर आ जाएं, ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। क्यों? यहाँ पर रो 1 है और कॉलम 3 है। ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है और साथ साथ चूँकि रो 1 है यानी कि एक रो है, इसकी वजह से हम इसे रो मैट्रिक्स भी कहते हैं, रो मैट्रिक्स। यानी कि इस जो मैट्रिक्स की जो आइडेंटिटी है, मैट्रिक्स की जो पहचान है, इसका जो नाम है, जो मैट्रिक्स का जो नाम है वो क्या है कि आपने इसको एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के नाम से पढ़ना है, दूसरा इसे आप रो मैट्रिक्स के नाम से भी पढ़ सकते हैं। अब इधर आ जाएं तो ये भी एक मैट्रिक्स है, इसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे और कॉलम मैट्रिक्स भी कहेंगे। रेक्टेंगुलर क्यों कहेंगे कि 3/1 इसका ऑर्डर है। कॉलम मैट्रिक्स क्यों कहेंगे? क्योंकि इसका एक कॉलम है, C1। इधर आ जाएं तो ये चूँकि 3 × 3 यानी कि इसका जो ऑर्डर बनता है 3/3 है, इस वजह से इसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। अब इसके बाद इधर आ जाएं, यहाँ पर इसको देखा जाए तो ये मुकम्मल तौर पर नल मैट्रिक्स है। वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पर तमाम एलिमेंट्स 0 लाए करते हैं, 0 मौजूद हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। ये जो मैट्रिक्स है इनको आइडेंटिफाई करना है। क्या इसको आइडेंटिफाई शनाख्त करना है, डायगोनल कौन से मैट्रिक्स हैं, स्केलर कौन से हैं और यूनिट मैट्रिक्स कौन से हैं। सबसे पहले इसकी तरफ आते हैं। यहाँ पे आपने हमेशा स्केलर, डायगोनल और आइडेंटिटी या दूसरे अल्फाजों में यूनिट मैट्रिक्स जब भी आपने पहचान रखनी है तो हमेशा डायगोनल की तरफ चले जाना है। यानी कि इन तीनों का ताल्लुक़ सिर्फ़ और सिर्फ डायगोनल के साथ है। और अभी आपको मैंने जिस तरीके से ये एक स्क्वायर है और ये एक रेक्टेंगुलर है, अगर आप इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ अगर मैच कर दें तो इसे डायगोनल कहते हैं। इसको अगर हम इसके साथ मैच कर दें, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ अगर मैच करें तो इसे हम कहते हैं डायगोनल। तो चलें यहाँ पर डायगोनल के ज़रिए से इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ये एक डायगोनल है, ये एक डायगोनल है। डायगोनल की जगह अगर कोई नंबर कांस्टेंट आ जाए, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, या यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, इस डायगोनल की जगह में कांस्टेंट नंबर आ जाए और कांस्टेंट नंबर के साथ ऊपर डायगोनल के और डायगोनल के नीचे अगर 0 आ जाए तो इसे हम क्या कहते हैं कि ये एक स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स। अब इसकी तरफ आ जाएं, ये भी एक डायगोनल है। ये डायगोनल से ऊपर नीचे 0 है। डायगोनल की जगह में अगर स्केलर कांस्टेंट नंबर होते हैं, या कांस्टेंट नंबर से मुराद है एक जैसे नंबर होते,
तो कांस्टेंट नंबर के होने की वजह से स्केलर होगा, जबकि हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ कांस्टेंट नंबर नहीं है। कांस्टेंट नंबर के अलावा यहाँ 2 है, यहाँ -1 है। तो जब भी आपके पास कांस्टेंट नंबर के अलावा नंबर आ जाए तो यहाँ इसे हम कहते हैं ये एक डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। डायगोनल मैट्रिक्स आ गया ये। अब इसकी तरफ आ जाए, ये डायगोनल की जगह में आपने देखना है कि क्या 1 है और डायगोनल से ऊपर नीचे 0 है। अगर यहाँ 1 1 है तो ये एक कांस्टेंट नंबर है, तो हम ये कह सकते हैं ये कि स्केलर है। लेकिन स्केलर के साथ साथ यहाँ अगर 1 1 आ जाए तो इसे हम कहते हैं कि यहाँ तो ये एक यूनिट वेक्टर है और इसका दूसरा नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि अगर यहाँ डायगोनल की जगह में अगर 1 आ जाए तो 1 आने की वजह से ये एक यूनिट है, यहाँ इसका दूसरा नाम ले लें आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएं, ये एक डायगोनल है, डायगोनल की जगह में ये एक नंबर 3 है, ये एक 0 है। तो हमेशा याद रखें कि डायगोनल में अगर ये भी 0 हो जाता तो फिर हम इस पूरे मैट्रिक्स को हमने नल कहना था। लेकिन यहाँ चूँकि 3 आ गया है, डायगोनल के ऊपर 0 नीचे 0, तो ये भी एक हम इसे कहेंगे एक डायगोनल है, डायगोनल मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पर उसने एक मैट्रिक्स दिया है 5 - 3 0 0 1 + 1। तो यहाँ पर इस मैट्रिक्स को पहले हम हल करेंगे। 5 में से 3 निकाला जाए 2 बचता है, 1 + 1 इन दोनों को ऐड किया जाए तो 2 होता है। तो यहाँ पर इस डायगोनल की जगह में चूँकि दोनों नंबर 1 के अलावा हैं और है भी कांस्टेंट, तो इस वजह से इस मैट्रिक्स का नाम है स्केलर मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का नाम क्या है? स्केलर मैट्रिक्स। ये थे क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स। अब इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स, और इसके बाद आए थे क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट्स की तरफ। फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ABCD व्हेन दिस मैट्रिक्स, यानी कि नेगेटिव से क्या मुराद है कि आपने सिंपल माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे? -a = माइनस यहाँ मल्टीप्लाई किया 1 0 -1, ये जो आपने दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, ये जो मैट्रिक्स है -a दिस, तो दोनों तरफ आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये वाला माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो इन तमाम वैल्यूज़ की जो साइन है वो चेंज हो जाएगी, -1 0 और 1। इसे हम कहते हैं नेगेटिव मैट्रिक्स। अब इसके बाद बी की तरफ आते हैं। b = -3 -1 2 1, यहाँ पे भी ये माइनस से सबसे मल्टीप्लाई कर दें, -3 -2 +1 -1, तो ये एक नेगेटिव मैट्रिक्स है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन है, तो ये तमाम वैल्यूज़ को आपने -2 माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास वैल्यूज़ निकल आएंगी, और हम इसे कहते हैं कि ये एक नेगेटिव मैट्रिक्स है। -3 2 -4 5 so on, -d = माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2 आ जाएगा, और ये -5 आ गया, और लास्ट में हमारे पास e की वैल्यू है, जो कि डायरेक्ट अगर इसे e के मैट्रिक्स से अगर डायरेक्ट मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास -1 -2 5 और -3 आ जाएगा। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट्स। अब इसके बाद हम हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये जितने भी मैट्रिसेस है आपने इसका ट्रांसपोज मालूम करना है। ट्रांसपोज क्या मतलब? ए का ट्रांसपोज फाइंड करना है कि ये यानी कोई भी मैट्रिक्स है A B C D, ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स को हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे।
अब आपने हमेशा ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए यहाँ माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने इनके तमाम के तमाम मैट्रिसेस का ट्रांसपोज फाइंड करना है। ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए आपको जहन में बस ये रखना है कि जो रोज़ हैं, अगर रोज़ 1 है उसको आपने कॉलम 1 बनाना है, जो रो 2 है आपने उसका कॉलम 2 बना देना है, जो रो 3 है आपने उसको कॉलम 3 बना देना है। अब ये कैसे बनाएंगे इसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। अब यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट लगाने के बाद ये R1 है, इसको मैं कॉलम 1 बना देता हूँ। ये 0 चूँकि रो 1 के अंदर एक ही एलिमेंट है, एक एलिमेंट होने की वजह से यहाँ पे कॉलम 1 में एक ही एलिमेंट होगा। ये रो 2 है, आपने इसको यहाँ पर कॉलम 1 इस तरीके से बना देना है, ये कॉलम 2 बन गया। ये रो 3 है तो -2 लिख के आपने यहाँ कॉलम 3 बना देना है और इसको यहाँ पे क्लोज़ कर देना है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो कॉलम जो रोज़ थी वो कॉलम बन चुकी हैं। तो यहाँ पे मैं ये सारी रिमूव करने लगा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं 0 1 -2। तो ये इस तरीके से वैल्यू बनेगी। अब यहाँ पर इसके इधर आए थे बी वैल्यू में 0 1 -2। अब बी वैल्यू में आपने क्या करना है, ये रो 1 है, ठीक है, यहाँ पर रो 1 ही है। अब रो 1 में जितने भी एलिमेंट्स हैं आपने उसको किस में कन्वर्ट करना है, कॉलम 1 में। तो जो पहले एलिमेंट है कॉलम 1 में पहले लिखा जाएगा, बाद वाला बाद में लिखा जाएगा, और उसके बाद -6 है तो आप इस तरीके से इसे लिखेंगे। तो ये कॉलम 1 बन गया। इसे हम कहते हैं कि ट्रांसपोज। ये ए का ट्रांसपोज आ गया, ये बी का ट्रांसपोज आ गया। अब इसके बाद सी के ट्रांसपोज की बात करें तो यहाँ पे भी आपने ये कॉलम 1 रो 1 है, ये रो 2 और ये रो 3। तो रो 1 तमाम एलिमेंट्स रो 1 के कॉलम 1 बन जाएगा। रो 2 है, तमाम एलिमेंट्स रो 2 के कॉलम 2 बन जाएगा। और रो 3 में तमाम एलिमेंट्स कॉलम 3 बन जाएंगे। तो ये इस तरीके से आपने रो 1 को कॉलम 1 बना दिया, रो 2 को कॉलम 2, रो 3 को कॉलम 3। तो ये आपका सी का ट्रांसपोज आ गया। अब डी के ट्रांसपोज की बात करें तो यहाँ पे 2 3 आएगा, 0 5 आ जाएगा। अगर इसी तरीके से हम ई की बात करें तो ई का ट्रांसपोज 2 3 -4 5। और इसी तरीके से ये एफ़ का अगर ट्रांसपोज लिया जाए तो 1 2 3 4। तो ये नेक्स्ट जो मैंने क्वेश्चन है ये जल्दी जल्दी इसलिए हल किए हैं कि अगर आप इन 3 एग्जांपल्स को अगर आप समझ लें तो अगली भी एग्जांपल आप बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि वेरीफाई डैट इफ़ ए इक्वल टू दिस एंड बी इक्वल टू दिस देन ए ट्रांसपोर्ट इनटू ट्रांसपोर्ट इक्वल होना चाहिए ए के, और इसी तरीके से बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल होना चाहिए बी के। तो यहाँ पर हमने गौर किया कि 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं। साबित हमने ये करना है कि ये 2 मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाए तो हमारे पास वैल्यू ए आनी चाहिए। अब यहाँ पे ए मैट्रिक्स है, अब इसका मैं ट्रांसपोज ले लेता हूँ। ए का ट्रांसपोज अगर लिया जाए तो यहाँ पे वैल्यू बनेगी 1 2 0 1। क्योंकि ये ट्रांसपोज के ऊपर ट्रांसपोज आपने लेना है तो ये एक ट्रांसपोज आ गया। अब मज़ीद इसका दोबारा से अगर ट्रांसपोज लिया जाए, दोबारा से इसी वैल्यू का आपने ट्रांसपोज लेना है तो ये फर्स्ट रो जो है ये फर्स्ट कॉलम बनेगी, सेकंड रो जो है ये सेकंड कॉलम बन जाएगी। तो ये इस तरीके से आप अगर देखें गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू ये सारी की सारी वैल्यू जो मैट्रिक्स आया है वो इक्वल टू ए है। तो आप यहाँ पर ए लिख सकते हैं। तो ये इस तरीके से साबित हो चुका कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है वो इक्वल टू हमेशा ए होता है। अब आ जाएं बी की तरफ। बी इक्वल टू
1120। तो ये अगर हम ट्रांसपोज लें 1120, यानी कि फ़र्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, और इस तरीके से इसका दोबारा से अगर ट्रांसपोज लिया जाए तो मेरे पास 1210, यानी कि फ़र्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन चुका है। तो ये हमारे पास वैल्यू बन गई बी ट्रांसपोज की वैल्यू, ट्रांसपोज इक्वल टू बी। तो ये हमारे पास बी की वैल्यू को प्रूव हम कर चुके हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 भी प्रूफ हो चुका है। तो ये थे तमाम के तमाम क्वेश्चंस के ये सारे के सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं। आज हमने ये सारे क्वेश्चन को हल किया है 1.2 एक्सरसाइज के। तो आज के लिए इजाज़त दें, इंशाल्लाह 1.3 के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम।